हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स की एक क्लास चल रही है हमारी ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इंसान की आंख और रंगीन दुनिया। इंसान की आंख के बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया है, पूरी इंसान की आंख को समझ लिया। आज हम रंगीन दुनिया के बारे में बात करेंगे। हमारी दुनिया कैसी है? रंगीन, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस रंगीन दुनिया में हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का अपवर्तन कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या क्या है, जैसे मान लो तारों का टिमटिमाना, सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्य अस्त से बाद में सूर्य का भी दिखाई देना, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरी की पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम प्रिज्म से। प्रिज्म क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रिज्म एक ऐसी पारदर्शी संरचना है जिसमें दो त्रिभुज होते हैं और 3 आयताकार फलकें होती है, और उसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है या फिर पारदर्शी कांच भरा होता है, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। देखना दोस्तों, एक मॉडल है मेरे पास, उस मॉडल को समझना। देखना, ये हमारे पास एक कांच का प्रिज्म है। इस प्रिज्म में देखो, ये तो है त्रिभुजाकार भाग, एक इसके पीछे की तरफ भी होती है एक त्रिभुजाकार भाग, और 3 इसमें आयताकार फलकें होती है, एक ये फलक, एक ये फलक और ये फलक। तो प्रिज्म का निर्माण किससे हुआ? 2 त्रिभुज से और 3 आयताकार फलकों से। देखना दोस्तों, इसमें जो ये कोण नजर आ रहा है, 2 फलकों के 2 किनारों के बीच में जो कोण नजर आ रहा है, इस कोण को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, और इसका मान फिक्स है कितना? 60 डिग्री। तो प्रिज्म समझ में आया। प्रिज्म क्या है, एक बार परिभाषा देख लो। इस प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार फलकों और 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। अभी मैंने समझाया, एक त्रिभुजाकार ये और एक ये, और 3 आयताकार, 1 2 और 3 आयताकार परतों से घिरा होता है। आयताकार सतह प्रकाश को अपवर्तित करती है, इसलिए आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। देखना दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश का अपवर्तन करती है वो कौन सी सतह करती है? आयताकार सतह, ना कि त्रिभुज वाली सतह। अगर मैं त्रिभुज वाली सतह से कोई भी लाइट गुजारूंगा तो ये लाइट की जो किरण है वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लाइट मैंने सीधी ऐसे गुजारी, सीधी की सीधी निकल जाएगी। अब मैं आयताकार फलक से अगर किसी भी कोण से मैं प्रकाश की किरण गुजार रहा हूं, तो जैसे ही प्रकाश की किरण गुजारी इस आयताकार फलक से टकराएगी। टकराने के पश्चात इसमें क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। फिर अपवर्तन के बाद यहां से दूसरी आयताकार फलक से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो अपवर्तित होती हुई निकलती है। मतलब जैसे मैंने इधर से इस प्रकार से गुजारा, तो क्या पता इधर से ऐसे निकले, कैसे भी निकल सकती है। मतलब अपवर्तित होके कोई भी प्रकाश की किरण निकलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयताकार सतह को क्या बोलते हैं? अपवर्तित सतह। 2 घेरों भुजा के बीच एक कोण बनता है जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं, और एक आदर्श प्रिज्म कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। अभी बताया था मैंने, कितना होता है? 2 किनारों के बीच में, एक ये किनारा और एक ये किनारा, दोनों किनारों के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिज्म कोण। चाहे इधर बन रहा हो, चाहे इस कोने पे बन रहा हो, चाहे इस पे, इन कोई से भी किनारों से 2 किनारों के मध्य में जो कोण बनेगा वो प्रिज्म कोण कहलाता है। और एक आदर्श प्रिज्म, जैसे मेरे पास ये एक्चुअल प्रिज्म है, इस प्रिज्म का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। जैसे मेरे पास एक ये प्रिज्म है, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आए तो यहां समझ लेना दोस्तों। एक त्रिभुज तो ये रहा मेरे पास, ठीक है, और एक त्रिभुज ये रहा, मतलब 2 तो त्रिभुजों से बना हुआ है, और 3 आयताकार फलकों से एक फलक ये रही, ठीक है। एक इसके नीचे है ये वाली फलक,
और एक दोस्तों ये वाली फलक है। 3 आयताकार फलकों से और 2 त्रिभुजों से जो निर्माण होता है उसका किसका निर्माण होता है? हमारे प्रिज्म का। समझ में आया दोस्तों प्रिज्म क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कितने डिग्री का कोण होता है, सारी चीजें समझ में आई। अब हम बात करेंगे प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में कि इसका अपवर्तन कैसे होता है। मान लो मैंने प्रिज्म में जो आयताकार फलक है उसमें कोई भी किरण गुजारी तो उस किरण का क्या होगा। उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज आपको समझा दूं कि अगर ये एक परत है और इस परत के ऊपर विरल माध्यम है, कैसा माध्यम है? विरल। और इस परत के नीचे सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। और ये क्या है? इस परत का अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है किसी भी रेखा के 90 डिग्री पर खींचा गया रेखा, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो मैं यहां विरल माध्यम से कोई भी प्रकाश किरण गुजार रहा हूं और जो सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर माध्यम कैसा हो? माध्यम सघन हो और प्रकाश की किरण विरल माध्यम की ओर जा रही हो अभिलंब से, मान लो ये कोई प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम की ओर, तो क्या होगा? तो होगा बच्चों ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। हमारे ये 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन को बहुत ध्यान से याद रखना है। अगर विरल से सघन की ओर जा रही है तो अभिलंब के पास में, और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर में। एक्चुअल में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, क्योंकि हमारे जो प्रिज्म में काम आने वाली है वो ये दोनों बातें काम याद आएगी। अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। किसकी? प्रिज्म की। जो अपवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एक मिनट दोस्तों, हम ले लेते हैं एक प्रिज्म। क्या ले लेते हैं? एक प्रिज्म। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हमारे पास एक प्रिज्म। अब हुआ क्या दोस्तों, इस प्रिज्म से कोई भी मैं एक वर्णी प्रकाश किरण गुजार रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं एक वर्णी प्रकाश किरण गुजार रहा हूं। यहां से मान लो मैं कोई एक वर्णी प्रकाश किरण इस पे से गुजार रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखना दोस्तों ये हमारा क्या है? प्रिज्म। अब कई विद्यार्थी या कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमको त्रिभुजाकार पृष्ठ नजर आ रहा है, क्या त्रिभुजाकार पृष्ठ से अपवर्तित होगी? मैंने बोला त्रिभुजाकार पृष्ठ से अपवर्तित नहीं होती है। कौन से भाग से होती है? आयताकार सतह से होती है। तो दोस्तों ये हमारा सिर्फ एक 2D मॉडल है। कौन सा? 2D। हम एक्चुअल में 3D मॉडल में काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रिज्म है इसमें एक सतह तो ये है, एक ये है और एक इसके नीचे वाली है। तो दोस्तों ये वाली सतह है, इसको मैं बोल लेता हूं, ये इसको यहाँ A, ये है B और ये है C। मतलब ABC एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में मैं PQ कोई प्रकाश की किरण क्या कर रहा हूं? गुजार रहा हूं। क्या कर रहा हूं? गुजार रहा हूं। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये कैसी है? एक वर्णी प्रकाश। अब एक वर्णी प्रकाश का मतलब समझना, जिसमें सिर्फ एक कलर हो। जैसे कभी शादी विवाह में जाना, शादी विवाह में आप वो लाइट देखते हो, कहीं तो रंग बिरंगी लाइट होती है, कहीं सिर्फ रेड कलर की लाइट होती है, कहीं नीले कलर की लाइट होती है या फिर सफेद कलर की लाइट होती है। उनको बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश। सिर्फ जो एक ही कलर का प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको क्या बोलते हैं? एक वर्णी प्रकाश। अब मैंने यहां क्या लिखा? एक वर्णी प्रकाश की किरण। एक वर्णी
प्रकाश किरण कैसी है, ये सिर्फ एक वर्णी, सिर्फ एक ही कलर की है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था हमारा जो प्रिज्म है इसके अंदर एक पारदर्शी माध्यम भरा होता है, इसका मतलब ये कैसा है, अंदर से सघन, कैसा है, सघन, ये कैसा है, सघन माध्यम में है। और बाहर कैसा है, बाहर तो सर वायु है, बाहर कैसी है, वायु है, वायु को हम कैसे बोलते हैं, विरल माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम की है। और इधर भी क्या है, वायु, और ये भी कैसी है, विरल माध्यम की, ये भी कैसी है, विरल माध्यम की। अब दोस्तों देखना, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर देखना दोस्तों, अगर कोई भी प्रकाश की किरण, अभी मैंने बताया था, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, अभिलंब के पास आती है, अभिलंब अपनी ओर खींच लेता है, अभिलंब के पास की ओर आती है। तो ये जो प्रकाश की किरण है, एक वर्णी प्रकाश की किरण है, ये क्या होगी, अभिलंब के पास आएगी, क्या होगी, अभिलंब के पास आती है। तो ये प्रकाश की किरण कैसे हो जाती है, ये अभिलंब के पास आती है और ये अभिलंब के पास आती है और ये प्रिज्म में सीधी हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, प्रिज्म में सीधी हो जाती है। जबकि ये जानी कैसे चाहिए थी, ये जो एक वर्णी प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, ये इस प्रकार से ये प्रिज्म से बाहर निकलनी चाहिए थी। जबकि होता क्या है, ये सघन माध्यम में अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दोस्तों सघन माध्यम है, अब ये सघन माध्यम से फिर बाहर निकलेगी, तो बाहर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो अभी मैंने बताया था क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो हमारा दोस्तों ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। और क्या होती है, हमारी जो प्रकाश की किरण है, एक वर्णी प्रकाश की किरण है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो अभिलंब ये है और ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई, क्या हुई, आप अभिलंब से दूर हट गई। ये जो प्रकाश की किरण आई इसको मैंने बोल दिया PQ, ये जो गई इसको मैंने बोल दिया QR, और यहां से इसकी दिशा बोल दी हमने RS। समझ में आया दोस्तों, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में हमने सर्वप्रथम एक वर्णी प्रकाश किरण गुजारी, एक वर्णी प्रकाश किरण PQ जो सघन माध्यम में आई, अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुकने के बाद यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और ये अभिलंब से दूर हटने के बाद इसका अपवर्तन हो गया। मतलब मैंने कोई प्रिज्म में अगर एक वर्णी प्रकाश किरण गुजारा है तो वो उसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, किसका, किरण का, प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई। अब हम हमारी थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी में क्या है, माना ABC एक कांच का प्रिज्म है, ये मैंने बताया था, ABC एक क्या है, कांच का प्रिज्म है। फिर देखना दोस्तों, जिसमें प्रिज्म कोण A है, मैंने बताया था दो किनारों के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण, उसका मान होता है 60 डिग्री। ठीक है, एक प्रकाश किरण PQ बताया था, एक वर्णी क्या है, प्रकाश किरण PQ वायु से प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। कहां होती है, आपतित किस पे होती है, ये PQ प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर क्या होती है, आपतित मतलब गिर रही है। तो इस किरण को एक चीज और बोल सकता हूं मैं, कौन सी, आपतित किरण। इसका नाम एक और बोल सकता हूं मैं, क्या है ये किरण, आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये आपतित किरण है जो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब से झुकती है। अभी बताया था मैंने, ये कहां आपतित हुई और AB पृष्ठ पर टकराई, टकराने के बाद ये क्या हुई, झुक गई, किससे, अभिलंब से। आई चीज समझ में, अभिलंब से क्या हुआ, ये झुक गई और QR दिशा में चली जाती है।
किधर गई ये फिर क्यू आर दिशा में चली जाती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब किरण क्यू आर पृष्ठ एसी के बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर हटती है। मैंने बताया था सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो किरण क्या होती है, दूर हटती है। क्या होती है, किरण दूर हटती है और आरएस दिशा में चली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद आरएस दिशा में चली जाती है। बताया था प्रिज्म पर PQ जो आपतित हो रही है वो आरएस दिशा में क्या होती है, अपवर्तित। अर्थात ये जो किरण है इसको बोल रहे हैं हम आपतित किरण और इसको बोल रहे हैं अपवर्तित किरण। जो जिसका अपवर्तन हो गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, यदि आपतित किरण PQ को आगे व अपवर्तित किरण RS को पीछे बढ़ाए तब यह एक दूसरे को बिंदु D पर काटती है जहां पर विचलन कोण प्राप्त होता है। देखना दोस्तों, ये जो PQ है इसको मैंने आगे बढ़ाया था, एक्चुअल में ये जानी तो यूं चाहिए थी, इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, इसीलिए ये झुक गई। और ये जो प्रकाश की किरण RS है ये कहां से नजर आ रही है, आती हुई कैसी नजर आ रही है, ऐसे, ये आती हुई ऐसे नजर आ रही है। और जो ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं हम, इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म विचलन कोण, इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण, जिसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बोलते हैं विचलन कोण। देखना दोस्तों, ये क्या है, हमें विचलन कोण प्राप्त हो गया और इसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है। देखना दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कोण है, इस कोण का नाम है I, और इन दोनों के बीच में एक कोण है इसका नाम है R। देखना दोस्तों, I का मतलब यूं समझ लेना तुम तो सिंपल भाषा में इंटर, मतलब जहां से प्रवेश कर रही है, और R का मतलब जहां से निकल रही है, रिटर्न मान लो, जहां से जा रही है वो। ठीक है, तो ये I है, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण और इस R को बोलते हैं अपवर्तन कोण। जो अगर मान लो इस I का मान मैं बढ़ा दूं, बढ़ाने का मतलब ये कोण बढ़ा दूं, मान लो कोई प्रकाश की किरण इधर से गुजार रहा हूं तो ये I का मान बढ़ जाता है, इस I का मान बढ़ गया। इस I का मान जैसे 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 बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेल का मान घटता जाता है। तो यहां से एक बात आई हमारे सामने, I का मान बढ़ा, डेल का मान घटा। क्या आई समझ में, सर I का मान बढ़ा तो डेल का मान घटा। तो एक चीज ये है कि मैं इस प्रकाश की किरण को एक ऐसा पॉइंट ले आऊं जहां विचलन कोण न्यूनतम हो जाए, जहां विचलन कोण परिवर्तित ना हो, उसको हम बोलते हैं डेल M, या फिर न्यूनतम विचलन कोण। उसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। समझना दोस्तों क्या है थ्योरी, देखो अब। परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटाना बंद हो जाता है तब उसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसे हम डेल M से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? बहुत ही सीधे शब्दों में मैंने समझाया है कि ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में एक वर्णी प्रकाश गुजारता हूं तो प्रिज्म क्या करता है, अपवर्तन करता है। मैंने अभी समझाया था अगर विरल माध्यम से सघन की ओर जाता है तो अभिलंब की ओर किरण झुक जाती है, और सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये लिख लेना। अगर मान लो प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर प्रकाश किरण विरल से वो सघन से विरल की ओर जाती है तो प्रकाश किरण दूर हट जाती है। कहां से, सघन से विरल की ओर। तो ये दो चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। अभी वैसे प्रिज्म एक टॉपिक है जो हमारे 12वीं क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी है। किसी बच्चे, अगर कोई बच्चा साइंस लेगा तब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? दोस्तों देखना, हमारे पास एक प्रिज्म है, अभी मैंने समझाया था प्रिज्म के बारे में सारी चीजें।
अब उस प्रिज्म में से मैं क्या कर रहा हूं, एक श्वेत प्रकाश गुजार रहा हूं। श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे कलर हो। जैसे हमारा जो जो प्रकाश सूर्य से निकल रहा है वो एक श्वेत प्रकाश है, उस प्रकाश में सारे कलर हैं। अब कितने कलर हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो हमारे जो श्वेत प्रकाश जो सूरज से निकलती है उसमें 7 कलर हैं। कभी तुमने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष में 7 कलर नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हल्की हल्की सी बूंदें गिरती हैं और प्रकाश भी होता है। तो प्रकाश में हमको जब नजर आता है एक्चुअल कलर कितने होते हैं, कितने होते हैं? 7 कलर। 7 कलरों की ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है। अभी तुम इतना समझना, अगर मैं कोई प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारूं, मान लो ये कोई प्रिज्म है, इधर से मैं व्हाइट कलर की कोई किरण गुजारूं, तो यहां से जो प्रकाश किरण गुजरेगी उसका अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजन हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। परिभाषा देख लेना, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता। मैंने अभी बताया था सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7, मतलब बहुत सारे कलर होते हैं। और सूर्य के प्रकाश के पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। मैंने बताया था श्वेत प्रकाश को ही क्या बोलते हैं? सूर्य में से कौन सी प्रकाश निकलता है? श्वेत प्रकाश। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब उसका अपवर्तन होता है। यह प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है और प्रिज्म के रूप में प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। प्रिज्म के सामने पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बांटने की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अब 7 रंग इस प्रकार हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, मैं आपको एक एक चीज नजर दिला दूंगा। देखना दोस्तों, विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मैंने समझा दिया आपको। कोई भी प्रिज्म है, उस प्रिज्म में से अगर मैं श्वेत प्रकाश गुजारता हूं तो सामने मान लो कोई पर्दा रख दो, तो उस पर्दे पर क्या नजर आएंगे? 7 कलर। अब 7 कलर के नाम कैसे याद करोगे? एक ट्रिक है, VIVGYOR। इसका मतलब सर विबग्योर। क्या है? VIV विव, GYOR ग्योर, विबग्योर। अब ये क्या है? सबसे पहले क्या है? वायलेट। क्या है? वायलेट, बैंगनी। कौन सा कलर है? बैंगनी कलर है। उसके बाद में आई का मतलब इंडिगो। कौन सा है? इंडिगो। ठीक है, और ये है ब्लू, और ये ग्रीन। वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। तो 7 कलर आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे? सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में रेड। ट्रिक मैंने बता दी, क्या है? विबग्योर। इससे आपको याद रखना है। ये वर्ण विक्षेपण अगर आपको समझ में आ गया तो यूं समझ लो आपके इंद्रधनुष समझ में आ गया। ठीक है, इंद्रधनुष में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण हल्की हल्की सी जो बूंदें होती है उन बूंदों पे गिरती है तो उसमें से 7 कलर नजर आने लग जाते हैं, और ऐसे ही ये फिर क्या बन जाता है? इंद्रधनुष। किसका निर्माण हो जाता है? इंद्रधनुष का। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये बताना है कि सर सबसे ज्यादा विचलन किसका है और सबसे अधिक विचलन किसका है, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी है, अधिक किसकी है? तो दोस्तों याद रखना, विचलन का मतलब है जो सबसे ज्यादा फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या नजर आता है? एक तरीके से क्या? हरा। क्या सर पेड़ पौधे बहुत हैं जो हमको बहुत सारे नजर आते हैं हरा? नहीं बच्चा, हमको जो नजर आता है वो है वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब यूं समझ लो हल्का सा नीला नीला सा, नीला नीला। हम ऊपर देखो आसमान में पूरा कैसा दिखाई देता है? नीला। तो क्या पेड़ों से ज्यादा है? आसमान हमारा क्या पूरी पृथ्वी पर घिरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसका विचलन है? बैंगनी का। किसका है? बैंगनी का। तो सबसे कम किसका होगा? अगर सबसे अधिक इसका है, अगर सबसे अधिक वॉयलेट का है, तो सर सबसे कम किसका होगा? रेड का। किसका होगा? कभी आसमान लाल नजर आया है?
नहीं। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा? लाल का। अब तरंग दैर्घ्य किसकी अधिक है? सर तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझना, तुमने छोटी क्लासों में छठी सातवीं आठवीं नवीं में पढ़ लिया होगा, तरंग दैर्घ्य ऐसे बनाई होगी, कभी यूं बनाई होगी। अब इसमें इसको तो बोलते हैं विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसको? विक्षोभ। और इसको बोलते हैं गर्त। तो ये दो विक्षोभ के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा या फिर तरंग दैर्घ्य। लैम्डा तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करता है। तो दो विक्षोभों के मध्य की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। या फिर दो गर्तों के मध्य की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। दोस्तों प्रकाश, श्वेत प्रकाश में तरंग दैर्घ्य का मान, श्वेत प्रकाश में तरंग दैर्घ्य का मान 3900 से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक याद रखना लाल की होती है। तो लाल की सबसे अधिक है, तो सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी की। किसकी होगी? बैंगनी की। अब यहां से याद रखना, सबसे कम बैंगनी, तो मतलब 3900 कम है या फिर 7800 ज्यादा है? 7800 ज्यादा है, 3900 कम है, तो बैंगनी की कौन सी हो जाएगी फिर? 3900। ठीक है, बैंगनी की क्या हो जाएगी तरंग दैर्घ्य? 3900। फिर लाल की क्या हो जाएगी? 7800। लाल की तरंग दैर्घ्य क्या हो गई? 7800। अब कोई बच्चा पूछ लेगा सर हरे की क्या है? तो बेटा जो इन दोनों के मध्य की जो परास आएगी कहीं ना कहीं वो हरे की होगी। एक्चुअल में अभी तक हमको इन दोनों का ही पता चला है, बैंगनी का और लाल का। बीच में जो कलर है उनका भी पता नहीं चला है। दोस्तों ये चीज समझ में आई। अभी हमने प्रिज्म पढ़ लिया और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया, दोनों चीजें समझ में आ गई अच्छे से। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होते हैं? दोस्तों हमारी पृथ्वी है, समझना, जैसे ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर क्या नजर आता है? वायुमंडल। अब ये जो वायुमंडल है इसके अंदर बहुत सारी परतें होती है। बहुत सारी का मतलब छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था 5 परतों में बटी होती है। नाम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, विक्षोभ मंडल, ये 5 परतें होती हैं जिनसे हमारी सूरज से, जैसे ये हमारा क्या है? सूर्य। इस सूर्य से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो सबसे पहले कहां टकराएगी? वायुमंडल से टकराएगी। वायुमंडल में हमारी कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। उन 5 परतों से टकराने के बाद प्रकाश की किरण हमारी पृथ्वी पर आकर पहुंचती। अब क्या होता है? यहां जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका ताप क्या होता है? अधिक। उसका ताप क्या होता है? अधिक। और जो पृथ्वी के पास होती है उसका ताप क्या होता है? कम। यहां ताप क्या होता है? कम। जो पृथ्वी के पास वाली जो मंडल है उसमें ताप कम होता है और पृथ्वी के जो सबसे दूर मंडल है उसमें ताप अधिक होता है। अब सोचो दोस्तों, सोचो बच्चों, जहां ताप अधिक है, मान लो मैं कोई बर्फ की सिल्ली लेके आया। अब बर्फ की सिल्ली को मैंने क्या किया? गर्म किया। अब गर्म किया तो वो धीरे धीरे क्या हो गई? पिघल गई। पिघलने के बाद में क्या आ गई? पानी के रूप में। तो मतलब पहले ठोस क्या था? बर्फ की सिल्ली। मतलब जैसे जैसे उसको ताप दिया तो वो पिघल गई। तो मतलब ध्यान रखना, ताप अधिक तो मतलब वहां माध्यम, वहां कण कैसा होंगे? दूर दूर। वहां कण कैसे होंगे? दूर दूर। और जहां ताप कम वहां कण पास पास। ये चीजें समझ में आई? जहां कण दूर दूर वहां मतलब ताप अधिक। ताप अधिक है तो मतलब ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। ताप कम मतलब ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। अब हमको पता है
प्रकाश की किरण आएगी विरल से कहाँ आएगी, सघन की ओर, तो कुछ अपवर्तन होगा। इसी को बोलते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, परिभाषा समझना दोस्तों। वायुमंडल में उपस्थित वायु की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब भी मैंने बताया था मंडल। यहाँ कितने मंडल है, 5 मंडल मैंने बताया था, उनको क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। वो क्या होती है, अस्थिर होने के कारण, मतलब पहले ताप अधिक, फिर ताप कम, फिर और कम, फिर और कम, तो क्या होता है, उसका प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और इसी को बोलते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, परिभाषा समझ में आ गई। अब हमारे जो सिलेबस में है वो वायुमंडल। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम तारों का वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। अभी मैंने बात की थी वायुमंडलीय अपवर्तन में, और इनमें 3 प्रभाव है। एक तो तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबन सूर्यास्त। तारों का वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। सबसे पहले मैं बात करता हूं तारों का वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। अब कैसे होता है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, एक वायुमंडल होता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। और ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती है। अब मैं इन परतों को बना देता हूं। ये हमारे परत कितनी होती है, 5 परत होती है। कितनी परतें होती है, 5 परत होती है। ये पूरा वायुमंडल है। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर होता है। इसके बाद मान लो दोस्तों ये हमारा क्या है, तारा है। ये क्या है, तारा। अब इस पृथ्वी के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक का मतलब जो प्रेक्षण करता है, जो प्रेक्षण करता है। पृथ्वी के ऊपर एक प्रेक्षक खड़ा है। अब ये प्रेक्षक क्या कर रहा है, इस तारे को देख रहा है। इस तारे में से किरण निकली, प्रकाश किरण निकली। अभी मैंने बताया था हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितनी है, 5 मंडल है। उन सबसे ऊपर वाले मंडल में ताप क्या होता है, अधिक, अधिक तापमान। क्या है, अधिक तापमान। और जो सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे वाले हैं, उसमें कम तापमान, कम तापमान होता है। अधिक तापमान का मतलब विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। और कम ताप का मतलब सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं मैं इस जो तारा है हमारा, वास्तविक तारा है, ये एक्चुअल तारा है। अब ये जो तारा है, इस तारे से प्रकाश किरण निकली और सबसे पहले मंडल में आके टकराई। तो सबसे ऊपर कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। अब ये विरल माध्यम से किधर जा रही है, सघन माध्यम की ओर। सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, अवलंब से दूर हटती है या पास आती है, पास आती है। मैंने अभी बताया था प्रिज्म में, विरल से सघन की ओर जाती है तो अविलंब की पास आती है। मान लो ये अविलंब है तो क्या होती है, ये अविलंब के पास आती है। फिर दोस्तों देखना, ये फिर इसकी तुलना में ये विरल माध्यम है तो ये और पास आएगी। मतलब इस जो ये प्रेक्षक है, इसको ये ऐसे नजर आती है, मतलब घूमती हुई नजर आती है। ठीक है, जबकि ये इस तारे से जो प्रकाश की किरण है वो कैसे आती है, यूं। जबकि हमारा प्रेक्षक है उसको तारा कैसे नजर आता है, रात में कभी अपन तारे देखते हैं तो एकदम सीधा नजर आती है। प्रकाश की किरण कैसी होती है, एकदम सीधी। मतलब इस प्रेक्षक को तारा यहां नजर आएगा। इस प्रेक्षक को तारा कहां नजर आता है, यहां नजर आता है। तो ये तारा कैसा है, आभासी तारा। कैसा है, आभासी, आभासी तारा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी बोर्ड में 2020 में आया था, 2023 में आया था और 2025 में आया था। 3 पेपरों में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तारों का
वास्तविक स्थिति में कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो ये चित्र है एक्चुअल यही चित्र बनाना है। कैसे? एक प्रक्षेप खड़ा करना आपको पृथ्वी के ऊपर, फिर 5 मंडल बनाने हैं, वास्तविक तारा लगाना है और एक आभासी तारा लगाना है। अब इसकी थ्योरी समझना दोस्तों इसकी, कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी की पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। देखना दोस्तों, मैंने बताया था ये जो प्रकाश किरण ये जो प्रकाश की किरण है ये तारे से आई और कहां टकराई? वायुमंडल से। अब वायुमंडल में बहुत सारी परत है, तो ये सबसे क्या हुई? अपवर्तित हुई और अपवर्तन के पश्चात प्रेक्षक तक पहुंची है। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आई। पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, बार बार अपवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मंडलों से टकराता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल में तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। ये मैंने अभी बताया था, किधर झुका देता है? अभिलंब की ओर। जहां विरल से सघन की ओर जा रही है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी बताया था ये क्या है? हमारा अभिलंब, ये इधर झुक रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या है? अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। आगे समझ में? ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये जो बच्चों के हैं, ये वायुमंडलीय जो अपवर्तन है ये समझ में नहीं आता दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना और इंपॉर्टेंट बातें लिखते भी चलना, जो चित्र है उनको बनाते भी चलना, तब जाके तुम्हारा समझ में आएगा। थ्योरी है उसको लिखते चलना, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना। दोस्तों अब बात करते हैं हम तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसकी दोस्तों लॉजिक सुनना, इसका क्या लॉजिक है। ग्रह है हमारे पृथ्वी के, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये क्या बृहस्पति ग्रह है, ये क्या होते हैं? पृथ्वी के पास होते हैं। क्या होते हैं? ये पृथ्वी के पास। जैसे देखना दोस्तों, ये है एक तारा। क्या है ये? तारा। तारा लड़की नहीं, तारा, स्टार। और ये मान लो एक ग्रह है। ठीक है, अब होता क्या है, ये तारे हैं, ये तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर होते हैं। ये क्या होते हैं? तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही अनंत दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर? अनंत। तो लगभग अनंत दूरी पर, मतलब इनकी दूरी क्या है? अत्यधिक। और हमारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी से क्या है? पास में। तो पास में क्या है? ग्रह। ठीक है, तो जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के पास होते हैं और ये एक समूह में होते हैं। कैसे होते हैं? एक समूह में। मतलब जो शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है, ये सब एक लाइन में है, एक ग्रह में है। कभी तुमने वो लाइट देखी है शादी विवाहों में, व्हाइट वाली लाइट बड़ी, उस लाइट में देखना छोटी छोटी सी बहुत सारी लाइटें लगी होती है। तो उसमें से जो फोकस होता है वो एक समान रूप से नजर आता है। कभी वो टिमटिमाती हुई नजर आती है? नहीं, क्योंकि उसमें जो ग्रह है वो बहुत सारे एक व्यवस्थित रूप से स्थित है, इसलिए वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। और जो हमारे तारे हैं वो बहुत दूरी पर होते हैं, और जो तारों के जो प्रकाश किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो बहुत सारे मंडलों से होकर गुजरती है। और इन मंडलों में क्या होते हैं? वायु के कण या फिर धूल के कण, बहुत सारे कण होते हैं। तो जैसे ही इस प्रकाश की किरण आई, यहाँ मान लो कोई ये वायु के कण है, प्रकाश के किरण है, कण है, ये इस प्रकाश किरण से टकराए, टकराने के पश्चात ये क्या हुआ? बिखर जाते हैं। प्रकाश किरण क्या होती है? बिखर जाती है। तो बिखर जाती है तो ये हमें कैसी नजर आने लग जाती है? फिर टिमटिमाती हुई। मतलब तारे कभी ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं। कैसे? सिंगल रूप में होते हैं और ये ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं। तारों का टिमटिमाना लॉजिक समझ में आया, क्यों टिमटिमाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम
अग्रिम सूर्य उदय तथा विलंब सूर्य अस्त, ये चीज समझना, ये भी हमारे 2020 में आया था, 2022 में आया था और शायद 24 में आया था। 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये शब्द सुनना, ये अग्रिम सूर्य उदय क्या होता है। अग्रिम सूर्य उदय का मतलब होता है, जैसे आप ये समझना, मैं टीचर हूं, मेरा समय है स्कूल जाने का 7:30 बजे का, ठीक है, फिक्स 7:30 पर मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं क्या कभी कभी 7:25 पे पहुंच गया या फिर 7:28 पे पहुंच गया, 2 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गया, तो क्या मैं स्कूल अग्रिम जल्दी पहुंच गया? तो मैं क्या अग्रिम हूं उस स्कूल के प्रति? मतलब मैं जल्दी पहुंच गया, ठीक है। फिर मेरी स्कूल की छुट्टी होती है 1 बजे, कितने बजे? फिक्स 1 बजे। मैं स्कूल से निकला हूं 1:02 पर, मतलब मैं विलंब निकला हूं, किससे? स्कूल से। तो ऐसे ही दोस्तों ये है हमारे अग्रिम सूर्य उदय, मतलब जो सूर्य है उसके उगने का टाइम मान लो अपना 7 बजे है, पर वो 6:58 पे ही उग जाता है। उगने का मतलब है, मतलब जो हमको प्रकाश किरणें लाल लाल कलर की पहले ही नजर आने लग जाती है, जबकि हमको सूर्य दिखाई नहीं देता। उस 2 मिनट के बाद हमको सूर्य नजर आने लग जाता है। कभी देखना दोस्तों, छत के ऊपर जाके, हमें जब छत के ऊपर जाके देखेंगे तो पहले ही रेड रेडनेस कलर दिखाई देने लग जाता है, जबकि सूर्य दिखाई नहीं देता। ऐसे ही दोस्तों शाम की वक्त देखना आप कभी, सूर्य अस्त होने के बाद भी हमको वो लाल लाल कलर नजर आता है। क्यों? क्योंकि सूर्य विलंब हो गया, इसको ही बोलते हैं विलंब सूर्य अस्त। अब समझना दोस्तों होता क्या है एक्चुअल में, ये मान लो हमारी क्या है, एक पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों ओर ये क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में यहां मैं खड़ा कर देता हूं एक प्रेक्षक, जो किसी भी चीज का परीक्षण करता हो, ये क्या है? वायुमंडल। अब क्या होता है दोस्तों, ये प्रेक्षक है। अब मान लो यहां सूर्य है हमारा, यहां हमारा क्या है? सूर्य है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो सूर्य है, ये यहां कौन सा माध्यम है हमारा? विरल माध्यम। और ये कौन सा है? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण, जब सूर्य की किरण सघन माध्यम से जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है और अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब इस जो ये प्रेक्षक है इसको क्या है, पहले ही नजर आने लग जाता है कि सूर्य उदय हो गया, जबकि सूर्य उदय में होने में 2 मिनट का समय रहता है। अब दोस्तों एक लाइन है, ये क्षितिज लाइन। ये क्षितिज लाइन क्या है, कभी कभी देखना दोस्तों तुम छत के ऊपर जाके, क्षितिज लाइन क्या है, कभी कभी देखना छत के ऊपर जाओगे और खड़े होके देखना कि जो सूर्य है वो हमको एकदम पास नजर आता है, बिल्कुल हमारी सिध में नजर आता है। कैसा नजर आता है? हमारे जान के बिल्कुल नीचे आ गया और वो मेरी सिध में नजर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्षितिज रेखा या फिर क्षितिज लाइन। मतलब सूर्य उदय कब होगा? जब ये सूर्य उदय क्षितिज रेखा को पार कर जाएगा, तब हमको सूर्य दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब ये सूर्य क्षितिज रेखा को पार कर जाएगा, तब हमको ये सूर्य नजर आएगा। ये बेटा एक हमारी एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, ये प्रेक्षक है। इस प्रेक्षक को पहले सूर्य यहाँ नजर आ रहा था, बाद में क्षितिज लाइन को क्रॉस कर जाता है तो ही क्या होता है? सूर्य उदय। मतलब ये तो क्या, इसको क्या, कौन सी आभासी स्थिति है? ये कौन सी है? आभासी स्थिति। ये वास्तविक स्थिति है दोस्तों। ऐसे ही शाम के वक्त क्या होता है? 2 मिनट लेट छिपता है। तो उगने और छिपने दोनों में कितने मिनट का डिफरेंस आया? उगने में सर 2 मिनट और छिपने में 2 मिनट, दोनों में कितने मिनट का आया? 4 मिनट का। तो मतलब 4 मिनट का, दिन में 4 मिनट का अंतर आ गया। 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट लेट तक दिखाई देता है। अब इसकी थ्योरी समझना दोस्तों,
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन आ जाए कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त किसके कारण दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लग जाता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। अभी मैंने बताया था 2 मिनट तो पूर्व और 2 मिनट के बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, वास्तविक सूर्य उदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। अभी मैंने बताया था वास्तविक सूर्य उदय क्या है? जब ये सूर्य क्षितिज को पार कर जाएगा, हमारी जो क्षितिज रेखा है इसको पार कर जाएगा, तब हमको ये नजर आने लग जाएगा। मतलब ये फिर एक्चुअल सूर्य उदय हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्चुअल सूर्य उदय। आगे देखना दोस्तों, चित्र में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई है। मैंने बता दिया था, ये तो क्या है? आभासी स्थिति, और ये क्या है? वास्तविक स्थिति। हमारे चित्र में देख लेना, ये तो है वास्तविक और ये है आभासी स्थिति। ठीक है, फिर देखना दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त तथा सूर्य उदय, वास्तविक सूर्य उदय और यह है सूर्यास्त और यह सूर्य उदय के बीच का समय अंतर लगभग 2 मिनट, और इसी परिघटना के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के सूर्य की जो चक्र होता है वो 4 मिनट का नजर आता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ये चीज समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो सबसे पहले तुमको ये वाला चित्र बनाना है, या फिर मैंने जो समझाया है वो चित्र बना देना, और फिर ये थ्योरी लिख देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय अपवर्तन वाले तीनों टॉपिक क्लियर है हमारे। तारे का वास्तविक रूप से कैसे, तारे का टिमटिमाना या फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, और तीसरा है हमारा अग्रिम सूर्य उदय तथा विलंब सूर्य अस्त। अब लास्ट हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब दोस्तों यूं समझना तुम, जैसे प्रकाश का फैलना। जैसे मान लो ये कोई सूरज है और ये जो फैल रहा है इसको कह देते हैं हम प्रकीर्णन। चारों तरफ जो फैल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अब समझना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, गांवों में क्या होता है, माँ सुबह सुबह झाड़ू निकालती है और रोशनदान में से हल्की सी धूप आती है, उजाला नजर आता है, तो छोटे 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 कण नजर आने लग जाते हैं, आते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ही प्रकाश आया रोशनदान में से उन पार्टिकल्स पर टकराता है, फिर वह क्या होता है? फैल जाता है। जबकि हमारे रोशनदान तो इतना सा है, इतना ही प्रकाश आना चाहिए, फैला क्यों? किसके कारण? उस प्रभाव को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सर कोलाइडी विलयन क्या होता है? ये हमारे समझ में नहीं आया दोस्तों। कोलाइडी विलयन का मतलब समझना, एक गिलास लेना और गिलास में छोटी छोटी चीनी डालना। एग्जाम्पल देता हूं, चलो। ये मैंने क्या ले लिया है कि गिलास ले लिया, ठीक है। इसमें क्या पानी भरा हुआ है, क्या भरे हुए हैं? पानी भरा हुआ है। इसमें मैंने बारीक 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 धूल के कण डाल दिए, बहुत बारीक धूल के कण डाल दिए, ठीक है। अब हुआ क्या, इधर मैंने एक टॉर्च रख दिया। क्या रख दिया? टॉर्च। अब टॉर्च से जैसे ही मैं इस गिलास पर प्रकाश डालता हूं, इस सूर्य जैसे ही गिलास पर प्रकाश डालता हूं, तो जो प्रकाश है वो इन कणों से टकराता है। इन क्या है? कणों से टकराता है। और जैसे ही कणों से टकराता है वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो ऐसा नजर आता है हमको फैला हुआ। तो सूर्य, ये हमारी जो टॉर्च है, इस टॉर्च को जैसे ही ग्लास पे डालते हैं तो सामने फैला हुआ नजर आता है। किसके कारण? वो है टिंडल प्रभाव के कारण। और जो ये छोटे छोटे कण हैं, तरल पदार्थ में छोटे छोटे कण हैं, इसी को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। अगर इसमें मोटे कण या बड़े कण हो उसको बोलते हैं
विलंबन कण। आगे देखना दोस्तों, अभी मैंने समझा दिया था बिलियन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। किनके कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? ये छोटे छोटे कणों के द्वारा, ठीक है। होने की घटना क्या कहलाती है? टिंडन प्रभाव कहलाती है। आई परिभाषा समझ में इसकी? फिर आगे पढ़ना, यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कण। अब समझना, ये निलंबित कण मैंने समझाया था अभी, जब ये छोटे छोटे कण बड़े हो तो इनको बोलते हैं हम निलंबन कण। ये निलंबन कण से निलंबन कण वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। मतलब छोटे कणों भी द्वारा देखा जा सकता है और बड़े कणों द्वारा भी देखा जा सकता है, ठीक है। जब किसी घने जंगल के अंदर प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। कभी दोस्तों आप जंगल में जाना और वहां बहुत सारे पेड़ हो, मतलब यूं समझना प्रकाश की किरण तो वहां बहुत रेयर तरीके से नीचे आती हो, तो जैसे उन पत्तों में से प्रकाश की किरण आएगी तो उन किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं। उन पार्टिकल्स से प्रकाश किरण जब टकराती है तो वो फैलती हुई नजर आती है, ठीक है। ये किसके कारण है? टिंडल प्रभाव के कारण। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी घने जंगल के अंदर प्रकाश गुजरता है तो जो प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देता है वो कौन से प्रभाव के द्वारा दिखाई देता है? तो वो है हमारा टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों हमारे ये क्लास 10th का 10वां चैप्टर है, ये आज यहाँ समाप्त हो गया। हमने ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड को कंप्लीट पढ़ लिया है। दोस्तों एक एक चीज आप लिखते हुए रहना। कोई भी अगर किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर लिंक डाल रखा है। व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है तो हमारा व्हाट्सएप लिंक डाल रखा है।